बिल्कुल प्रेम को, ऐसा एक बिंदास प्रेम को लिखा करते हैं। मर्दों के इस मरगट में जिंदगी बहुत क्रूर हो गई। कहाँ को आपके सामने अभिव्यक्त कर सकूं मैं प्रेम को, वैलेंटाइन को, प्रकृति को, सबको, और अपने आप को, उन सबके माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल कविवाणी। दोस्तों, जनवरी की कड़ाके की ठंड अब विदा हो चुकी है। जी हाँ, फरवरी आ चुका है, वह महीना जिसे कैलेंडर का सबसे छोटा महीना कहा जाता है, लेकिन इसमें जज्बात सबसे बड़े होते हैं। फरवरी सिर्फ एक महीना नहीं, एक एहसास है। इसे बसंत का दूत कहा जाता है। साहित्य की दुनिया में फरवरी का मतलब है अमलतास के फूल, पतझड़ के बाद आती नई कोपलें, और वह प्रेम जो शब्दों में ढलने के लिए बेकरार है। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी स्याही से प्रेम को एक नया आयाम दिया है। ये समकालीन हिंदी साहित्य के चमकते हुए सितारे हैं। इनका जीवन स्वयं ही एक कविता है। राजस्थान की मरुधरा जालोर के ग्राम तिलोरा में जन्मे और विज्ञान के छात्र रहे श्री दशरथ कुमार सोलंकी जी आज हमारे अतिथि हैं। दशरथ जी का व्यक्तित्व जितना गंभीर है, उनकी लेखनी उतनी ही तरल और पारदर्शी। बिल्कुल, दशरथ जी केवल एक साहित्यकार नहीं, बल्कि वे एक भाव यात्री हैं। विज्ञान में स्नातक होने के बावजूद उनकी रूह साहित्य और प्रकृति के सौंदर्य में बसती है। वर्ष 2006 से राजस्थान वित्त एवं लेखा सेवा जैसे जिम्मेदार प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं को कभी सूखने नहीं दिया। उनकी अब तक 6 कालजयी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अनुभूति, उजास के अर्थ, अस्तित्व का व्याकरण और हाल ही में आई किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा प्रमुख है। ललित निबंध संग्रह कण कण विचरण के माध्यम से उन्होंने सृष्टि के सहज सौंदर्य को बचाने की जो चिंता व्यक्त की है, वह वास्तव में उनके लेखन की आत्मा है। इतना ही नहीं, दशरथ जी को 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता से लेकर मीरा भाषण सम्मान, कवि बंकट बिहारी सम्मान, अभी हाल ही में पर्यावरण के प्रति उनके लगाव के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार 2025 से भी नवाजा गया है। उनकी कविताओं में प्रेम, संवेदना और मानवीय संबंधों की जो सदाशयता दिखती है, वह आज के मशीनी युग में मरहम का काम करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। थैंक यू। सबसे पहले कविताओं से लेकर आज के बड़े मंचों तक का आपका जो सफर रहा है, यह बहुत प्रभावशाली रहा है। यह अदबी सफर शुरू कैसे हुआ, और क्या यह कोई खास पल था जब आपको लगा कि आप सिर्फ जज्बात महसूस नहीं करते बल्कि उसको लिख भी सकते हैं? बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। और जो प्रश्न आपने पूछा है कि ये अदबी सफ़र है या ये साहित्यिक यात्रा है, वो कैसे गतिमान रही, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये कोई साहित्यिक सफ़र या ये जो यात्रा है, ये कोई आकस्मिक घटना होती नहीं है। ये आपके अंदर प्रेम, स्नेह, इस प्रकार के भाव अगर मौजूद है, आपके पढ़ने की ललक है जिससे आपकी कल्पना शक्ति को पंख मिल सके और आप अपनी अभिव्यक्ति को कागज़ पे उतार पाते हैं, अगर ये क्षमता आपके अगर मौजूद है, तो हर व्यक्ति साहित्यिक यात्रा पर गतिमान हो सकता है। और ऐसा ही मेरा भी सफ़र रहा कि बचपन से पढ़ने की मेरी बहुत रुचि रही। मैं हालांकि पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे घर में ज्ञानमाला, मैं 3री-4थी क्लास में, वो एक छोटी सी किताब हुआ करती थी जिसमें छोटे छोटे उद्धरण, तो जब भी मुझे कोई किताब मिलती थी, फिर उसके बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मेरी जो शिक्षा हुई, उसमें 1-2 अलमारियों में हमारी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उससे महाभारत के इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम हुआ करते थे, वो मैंने 8वीं तक की अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ लिए थे। और उसके बाद चूँकि धीरे धीरे वो पढ़ने के इस सफ़र में कल्पनाएं भी कुछ गतिमान होती रही, और फिर कागज़ पे कुछ भाव उतारने का भी वो उसकी तरफ उद्यत हुए हम। और फिर छोटी मोटे जैसे कोई प्रतियोगिताएं हुई कॉलेज के समय, हमारे एनएसएस के प्रभारी डॉक्टर एमएल जहांगीर साहब, जिनका नाम मैं बड़े गर्व से लेना चाहता हूँ, वो बहुत कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ करवाते थे, और जिसमें स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, ये सब करवाते थे। और मेरी रुचि वहाँ पे बिल्कुल आप कहें कि एक
शिखर की ओर अग्रसर हुई। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि शायद वो सेकंड ईयर का या फाइनल ईयर का वार्षिकोत्सव था, जब हमारे जालोर कॉलेज में मैं पढ़ता था। वहाँ एसपी साहब मुख्य अतिथि थे और जहांगीर साहब जब वहाँ पे मंच पे मुझे बुला रहे थे प्रशस्ति पत्र देने के लिए, तो 29 सर्टिफिकेट मुझे उस कार्यक्रम में मिले। इसमें दशरथ सोलंकी प्रथम, इसमें द्वितीय, इसमें प्रथम। तो इस प्रकार से ये रुचि जो है वो आगे जागृत होती गई और छोटी मोटी कविताएं लिखते रहे। एक बार 11वीं में, आप जानते हैं कि अपन किशोर अवस्था में और उस समय बिल्कुल प्रेम को, ऐसा एक बिंदास प्रेम को लिखा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लेखन में गहनता आ जाती है। 11वीं में पढ़ता था तब मैंने एक कविता लिखी थी कि तुम्हारे दिल के कागज़ पर मेरी नैनों के प्रेम के अक्षर, शायद तुम समझ तो गई होगी। वो अक्षर जो लिए गए थे स्वप्न लोक के शब्दकोश से, भावना की वह लुप्त स्याही, शायद तुम्हें दिख तो गई होगी। और उसकी अंतिम लाइनें ये थी कि उठा लो कागज़ और कलम, लिख दो जवाब मेरे पत्र का, यही आशय है इस सब का, जिसे शायद तुम समझ तो गई होगी। खैर, उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो संघर्ष का दौर आया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते थे, जिस प्रकार का पारिवारिक बैकग्राउंड था, जिस रूरल बैकग्राउंड से हम आते थे, तो एक अदद नौकरी की तलाश थी। और नौकरी की और अग्रसर होने के लिए जो संघर्ष किया, उस दरमियान में मैं शिक्षक में चयनित हुआ। 3rd ग्रेड टीचर जो होता है उसमें, फिर 2nd ग्रेड टीचर, फिर RAS के एग्ज़ाम मैंने दिए तो उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर से लगा करके सेल्स टैक्स ऑफिसर, और उसके बाद राजस्थान की वित्त और लेखा सेवा में मैं अभी हूँ। मैंने IAS का इंटरव्यू भी दिया और इन सब परीक्षाओं में भी मैंने अपने ये जो रचनात्मक मेरी जो रुचि थी, इसको मैंने उतारने की और प्रदर्शित करने की कोशिश की। मैं आपको निवेदन करूं कि मैंने IAS का इंटरव्यू, उसके लिए कोई डेडिकेटेड तैयारी नहीं थी, फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने अपने लेखन कौशल के बल पर, अपनी अभिरुचि के बल पर। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि निबंध का एक पेपर होता है IAS में, उसमें टॉपिक 4-5 होते हैं, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना होता है। मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, महिला मुक्ति किस ओर। अच्छा। और उस दरमियान में गज़ल नुमा कविताएं लिखा करता था तुकबंदी की, और मेरी एक गज़ल बिल्कुल एक रिलीवेंट थी इस टॉपिक की, और मैंने अपने निबंध की शुरुआत IAS में उससे गज़ल से की कि पहुंच इतनी दूर हो गई, थक कर मैं चूर हो गई। औरत कहती है, महिला कहती है अपनी स्थिति क्या है, वो किस तरफ जा रही है। पहुंच इतनी दूर हो गई, थक कर मैं चूर हो गई। मर्दों के इस मरघट में जिंदगी बहुत क्रूर हो गई। कभी सूरज की किरण बनी, कभी चांद का नूर हो गई। स्वार्थ मर्द का साधने को, जन्नत की मैं हूर हो गई। जब भी सर उठाया जीने को, किस्मत मेरी तंदूर हो गई। जितनी चलती रही पथ में, मंजिल उतनी दूर हो गई। आपको ध्यान होगा, अपने भारत में एक तंदूर कांड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने नैना साहनी के टुकड़े टुकड़े करके उसे तंदूर में जला डाला था। उस समय लिखी हुई मेरी ये गज़ल थी, जिसे मैंने IAS के अपने निबंध के पेपर में उतारा। हालांकि रिजल्ट इतना अपेक्षित नहीं, पर मेरा निबंध के पेपर में अच्छे नंबर आए थे। तो कहने का आशय ये है कि जब आप रचनात्मक होते हैं, जब आप पढ़ने की और लिखने की ओर अग्रसर होते हैं, आपकी रुचि बहुत गहनता को प्राप्त करती है, तो आप हर जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दैनिक व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, आप परीक्षाओं में उपयोग में ले सकते हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे मेरी वो रचनात्मक अभिरुचि कहीं न कहीं मेरे काम आ रही है। तो ये पूरा सफ़र था। उसके बाद जब नौकरियों का संघर्ष दौर समाप्त हुआ, तब मैं अपनी पदोन्नति के बाद जोधपुर में पोस्टिंग लेके आया और यहाँ पे अच्छा माहौल मिला, साहित्यिक मंडली मिली, माहौल मिला, और इससे मैं लेखन की ओर अग्रसर हुआ। अभी तक जो लिखा था उसको एक किताब अनुभूति के रूप में लाए, जिसमें मेरी गज़ल नुमा कविताएं हैं, तुकबंदी वाली कविता है, लेकिन उसके बाद में कि आदमी का मरे नहीं पानी, उजास के अर्थ, अस्तित्व का व्याकरण, और अभी कि किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा। और इसके अलावा मेरा एक ललित निबंध संग्रह कण कण विचरण भी आया है। और ये सब मेरी साहित्यिक यात्रा के इस सोपान है, पड़ाव है। मैं इसको अपनी यात्रा के मील के पत्थर मानता हूँ, और इसमें समस्त साहित्यिक साथियों का और परिदृश्य का पूरा योगदान है। लेखन के लिए एक भूमिका की भी आवश्यकता होती है और एक मन में कल्पनाशीलता भी होती है। तो आपके जो लेखन का है वो किस प्रकार का रहता है, किस रस में रहता है, और क्या कल्पनाशीलता रहती है, उसके बाद वो अक्षर कागज पे उतरते हैं?
ऋषिकेश जी, जब व्यक्ति लिखता है और लिखने के बारे में सोचता है तो लिखना तो एक बिल्कुल स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया होती है। वो चीज़ों को देख कैसे रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बतलाऊं कि प्रकृति के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, बिल्कुल। पेड़ के प्रति मेरा बहुत लगाव है और पेड़ को समर्पित एक पूरी किताब मेरी आई हुई है। एक बार मैं घटनाक्रम को बताऊं कि एक वरिष्ठ अग्रज कवि है, उन्होंने, जब मैं पेड़ पर कविताएं लिखता था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था, तो उन्होंने मुझे सचेत किया, सावचेत किया कि एक ही प्रकार की कविताएं लिख रहे हो, टाइप कहलाओगे या एक रास्ता आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी कमजोरी हो जाएगी, मैं इसको अपनी मजबूती कैसे बनाऊं। तो मैंने पेड़ पर 101 कविताएं लिख ली और किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा, इस शीर्षक से मेरी हाल ही में एक किताब आई है। तो मैं पेड़ पर, प्रकृति पर लिखता हूँ। मानवीय संवेदनाएं मेरे पूरी केंद्र में रहती है। अगर मैं युद्ध को भी लिखता हूँ तो वो अंततः प्रेम या प्रकृति पर आकर के ठहरता है। मैं कहता हूँ कि युद्ध की हिंसा में लोग मरते हैं, उनका तो हिसाब होता है, सिपाहियों के मौत का हिसाब होता है, लेकिन उस युद्ध में पेड़ काटे जाते हैं, फूल कुचले जाते हैं, उनका हिसाब कौन रखेगा? जब सत्ताएं पेड़ों के कटने और फूलों के कुचलने का हिसाब रखने लगेंगी तब किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। तो मेरा प्रत्येक जो लेखन है वो मानवीय संवेदना और प्रेम उसका आधार है। वो शुरू कहीं से भी हो, वो युद्ध से शुरू हो, वो परिवार में, जैसे मैं माँ, बहन, बेटी, मैंने बहुत लिखा है। मैं आपको बताऊं, शुरुआती मेरी पंक्तियां हैं, मेरे घर में बेटी नहीं है, और कहते हैं कि जिस आंगन में बेटी नहीं होती वो थोड़ा सा सौभाग्य से वंचित रह जाता है। मैंने लिखा था, मेरा आंगन सूना सा है, मेरे घर ना जाई बिटिया, हृदय हाहाकार करे तब लेती कहीं विदाई बिटिया। तो इस प्रकार से समस्त जो मेरा लेखन है, मेरी कल्पनाएं हैं, वो घनीभूत होकर के प्रेम में सिमट आती है। फिर वो भले पेड़ के प्रति प्रेम हो, फिर वो भले माँ, बहन, बेटी, पत्नी, उनके प्रति प्रेम हो, मानवीय गरिमा के प्रति प्रेम हो, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेम हो, या कण कण, मेरे एक किताब का नाम जो ललित निबंध संग्रह है, कण कण विचरण, उसमें मैं कण कण को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूं। और आदरणीय रमाकांत जी शर्मा साहब को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने विमोचन के अवसर पर ये कहा था कि ये तो कण कण विचरण नहीं, ये तो कण कण में रमण, इसका वो शीर्षक होना चाहिए। तो बिल्कुल, मैंने इस सृष्टि का कण कण है वो प्रेम का पात्र है। उस प्रेम के पात्र से आप कितना प्रेम ले पाते हैं और कितना प्रेम दे पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम खोते जा रहे हैं। वो परिदृश्य से तिरोहित होता जा रहा है प्रेम, जिसको बचाया जाना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीज़ें मेरे लेखन में आपको दिखेंगी। अभी महीना भी सर फरवरी का चल रहा है और आपकी रचनाएं भी वैलेंटाइन सीरीज का मतलब बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं वो रचनाएं आपके द्वारा ही मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल ऋषिकेश जी, ये महीना है, फरवरी है, और आप तो चूँकि अभी फरवरी ही कह रहे हैं, मैं तो इस लोक संस्कृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। मेरी रचनाएं लोक संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। तो अब ये फागण भी है। फागण भी, बिल्कुल सर। तो आप देखिए कि फरवरी आया, उसके पीछे पीछे दूसरे दिन फागण ने पदार्पण कर लिया। और मेरे यहाँ लोक में तो फागण फरवरियो कहते हैं, फागण और फरवरी को मिला करके फागण फरवरियो, मतलब उमंगित फागण। तो इस समय में वैलेंटाइन डे आता है, ये पूरा बसंत है, मधुमास है पूरा का पूरा। तो ये प्रेम पूरा जो है ऋतुओं में जब घनीभूत हो जाता है तो वो बसंत बनता है, वो फरवरी बनती है, वो फागण बनता है। और आप देखेंगे कि फागण का जब ये हमारे यहाँ तो जब पंचमी आएगी, शुक्ल पंचमी, उस समय डांडा पंचमी कहते हैं, और उस दिन से गेर नृत्य शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति उमंगित होता है, उसके खेत में सरसों लहलाती होती है, गेहूं की बालियां निकल आती है, तो उमंगित होकर के किसान नाचने लगता है। तो वही भाव जब मैं वहाँ से उठाता हूँ तो मैं प्रेम को अलग अलग तरीके से लिखता हूँ। आपने वैलेंटाइन सीरीज की बात की, उससे पहले मैं एक छोटी कविता, क्योंकि प्रेम को कई तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने प्रेम पे लिखा कि 2 आखर उसने लिखे मिटाए, 2 आखर उसने लिखे मिटाए, आधा आखर मैंने लिखा मिटाया, पर मिटने से पहले वे घुल मिलकर बन चुके थे 2.5 आखर, जो हो गए शाश्वत, फिर कभी नहीं मिटे,
फिर कभी नहीं मिटे। ऋषिकेश जी देखिए कि मैं ये भी कह सकता था कि आधा आकर उसने लिखा और मिटाया, नहीं, 2 आकर उसने लिखे। हमेशा भाव ये रहता है प्रेम में कि उसने ज्यादा दिया है, मैंने कम दिया है। अहम जब तिरोहित हो जाता है, अपने आप का अस्तित्व जब विलीन हो जाता है तुम में, तब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम में आप देने का जब तक भाव होगा, सामने वाले को जब महत्वपूर्ण मानेंगे और अपने आप के अहम को, खुद के अस्तित्व को जब विलीन कर लेंगे, तो ये प्रेम का एक उदात्त भाव है जिसे बचाया जाना चाहिए। फिर मैं आपको आगे जो मेरी वैलेंटाइन सीरीज की कविताएं हैं, और उससे पहले आप कहें तो प्रेम के पते पर पत्र आपको सुना दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रेम के पते पर पत्र, ये मेरी सीरीज है, पूरी श्रृंखला है कविताओं की, छोटी छोटी रचनाएं हैं ऋषिकेश जी। कि प्रेम का जब पत्र लिखो, पता मत लिखो उस पर। प्रेम का जब पत्र लिखो, पता मत लिखो उस पर। प्रेम अपना पता जानता है, पहुंच ही जाएगा सही पते पर। धन्यवाद। इसकी अगली रचना है कि कोई पता नहीं होता प्रेम का, कोई पता नहीं होता प्रेम का, यूं हर पता प्रेम का पता है। भावों का चयन यदि समीचीन है, तो प्रेम दस्तक देगा हर उस जगह पर जहां आत्मा के दरवाजे खुले मिलेंगे। बताओ, हवा का पता क्या है, या जल या अगन का पता? लिख सकते हो धरा गगन का पता? नहीं ना। बस प्रेम भी ऐसा ही है, पता नहीं कोई उसका, पर व्याप्त सर्वत्र हर तत्व प्रेम का तत्व है, हर कण है प्रेम का पता। इसी श्रृंखला की अगली रचना की आकाश खूब जानता है प्रेम का पता। आकाश खूब जानता है प्रेम का पता, धरा पर रहता आच्छादित और समय समय पर नहलाता है उसे प्रेम वृष्टि से। और उगाकर पेड़ पौधे धरा भी करती नभ को प्रेम ज्ञापित, तरल होता है प्रेम। आकाश जानता है, धरती जानती है, हरा होता है प्रेम। धरती जानती है, हरा होता है प्रेम। अगली रचना की खूब पत्र लिखे हैं यूं तो, खूब पत्र लिखे हैं यूं तो, बस एक पत्र लिखना शेष है, और शायद वही विशेष है। मैं पते की तलाश में हूं, उसे अनंत में खोजता हूं, पर लगता है वह कहीं अंतस में ही है मौजूद। किंचित मौन के क्षणों में जब पा जाऊंगा उसे, तब उस पते पर लिखा प्रेम पत्र मेरा अंतिम और श्रेष्ठ पत्र होगा। मेरा अंतिम और श्रेष्ठ पत्र होगा। और इस श्रृंखला की अंतिम कविता कि ये तलाश ही छद्म है संभवतः, ये तलाश ही छद्म है संभवतः, प्रेम के पते ढूंढने पर कहाँ मिलते हैं भला। तलाश खत्म होगी जब वेग कुछ कम होगा मन अश्वों का, तब प्रकट भएगा प्रेम का पता भी, प्रेम भी। तब जरूरत भी नहीं रहेगी लिखने की कोई प्रेम पत्र, बिना लिखे ही कण कण खिल जाएगा प्रेम की रोशनी से, प्रेम की रोशनी से। जी, अब आप जो कह रहे थे कि वैलेंटाइन डे आता है, उससे पहले पूरा वैलेंटाइन सप्ताह मनाया जाता है, तो मैंने वैलेंटाइन सप्ताह की एक श्रृंखला पूरी लिखी थी कविताओं की, जो मेरी रचना संग्रह, कविता संग्रह उजास के अर्थ में समाहित है, जिसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसको राम प्रसाद दाधीच साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर द्वारा ये दिया जाता है और बहुत ही गरिमामय पुरस्कार माना जाता है। तो मैं आपके सामने ये वैलेंटाइन सीरीज की कविताएं रखता हूँ। इसकी पहली कविता है रोज डे पर, जिसे मैंने गुलाब दिवस कहा है। तो ऋषिकेश जी सुने कि तुम्हारे सिरहाने चुपके से धर दूं गुलाब, रोज डे पर तुम उठो और महक से भर उठो, पर नहीं किया मैंने ऐसा। तुम्हारी अधखुली पलकों को स्पर्श करे गुलाब, सुगंध के साथ हो एक मेव चितवन तुम्हारी, यह भी सोचा सिर्फ किया नहीं मैंने। खिलते कपोल सहस्त्र गुलाब से तुम्हारे, सूरज को दीपक भला कैसे दिखाता। इसलिए अब सोचा है कि एक दिन ले चलूंगा तुम्हें गुलाब की बाड़ी में ही, मैं असंख्य गुलाबों के सामने तुम्हारी आब को निहारूंगा, तब तो करोगी ना विश्वास कि तुम दुनिया का सबसे सुंदर गुलाब हो, कि तुम दुनिया का सबसे सुंदर गुलाब हो। बहुत धन्यवाद। दूसरी इसकी रचना है प्रपोज डे पर, जिसे मैंने प्रस्ताव दिवस कहा है।
इसका जो है थीम है वो एक प्रथम फाल्गुन श्री नरेश मेहता जी का उपन्यास है। उससे मैंने पात्रों को उठाया है, उसके कथानक को उठा करके ये लिखा है कि समय पर प्रपोज न करना कितनी त्रासदी दे जाता है। प्रथम फाल्गुन के महिम से पूछो या उसके रचयिता श्री नरेश मेहता से। मैं इस कहानी का पुनर्लेखन करूंगा जिसमें महिम प्रथम मिलन में ही लखनऊ के मंकी ब्रिज पर गोपा को प्रपोज करेगा और कहानी सुख के मोड़ों को पार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहानियों के पात्रों के दुख इनके लेखकों के अपने दुख है जो अपनी बात कह नहीं पाते प्रेयसियों से, और साहित्य को बना दिया जाता है दुख का दस्तावेज, पीड़ा का आख्यान। लेखकों कुछ हिम्मत करो, तुम प्रपोज करो कि साहित्य तुम्हारे सुखांत कथानकों की प्रतीक्षा में है, कि साहित्य तुम्हारे सुखांत कथानकों की प्रतीक्षा में है। ऋषिकेश जी, टिकड़ी दिवस, चॉकलेट डे, चॉकलेट को हम हमारे गांव में देहात में टिकड़ी कहते हैं। टिकड़ी डे, छोटी छोटी गोलियां होती है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। वो हम बचपन में खाते थे और आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा वो लोक का पुट भी आएगा कि मामा द्वारा संभाल में दिए गए 10 पैसों से सोनजी काका की दुकान से ली थी गोंद की 10 गोली, जीवन की मिठास का सोता वहीं से फूटा था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मामा द्वारा संभाल में दिए गए 10 पैसों से सोनजी काका की दुकान से ली थी गोंद की 10 गोली, जीवन की मिठास का सोता वहीं से फूटा था शायद। बहुत देर बाद समझ आया चॉकलेट डे। तुम भी तो बहुत देर से आए। काश उन 10 टीकड़ी में से 5 तुम्हारी हथेली पर धरता तो उस शब्दातीत मिठास से चॉकलेट डे कितना सार्थक हो जाता। वैसे सुनो, मुझे चॉकलेट खाना नहीं आता, किसी दिन आना, हो सके तो चॉकलेट डे के दिन ही चॉकलेट खाने का नया सलीका करेंगे इजाद। तुम चॉकलेट खाना, मैं तुम्हारे होठों पर चिपकी चॉकलेट अपनी अंगुली से उतारकर उसकी मिठास को अनुभूत करूँगा। तुम्हारी प्रेमिल छुअन से कितनी मीठी हो जाएगी चॉकलेट, सोचकर रोमांचित हो, सोचकर रोमांचित हो। बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी। इसके बाद प्रॉमिस डे आता है जिसे मैंने वचन दिवस कहा है, वादा दिवस कह सकते हैं। प्यार के सप्ताह में प्रॉमिस की बात क्यों भला? प्यार के सप्ताह में प्रॉमिस की बात क्यों भला? वचन बाध्यता का दर्शाव है, वादा कशमकश का रचाव है, वादों की नींव में खोखला विश्वास है, यह प्रेम के विस्तार पर अनचाहा पाश है। जरूरत नहीं किसी वादे की यदि प्यार में समर्पण हो, तन मन और विचारों की सर्वांगता का यदि एक दूजे को अर्पण हो, यदि प्रेम के निहितार्थ को समझ सको। इस सप्ताह से प्रॉमिस डे हटा देने का वादा करो। इस सप्ताह से प्रॉमिस डे हटा देने का वादा करो। वाह जी। इसका इस श्रृंखला की अगली कविता आलिंगन दिवस, जिसे पाश्चात्य संस्कृति में हग डे कहते हैं, कि आलिंगन पूर्णता है प्रेम की भाषा की। आलिंगन पूर्णता है प्रेम की भाषा की। स्पर्श से आरंभ होकर थपकी से होते हुए सहलाने के पड़ाव पाकर देहों को विसर्जित कर आत्माओं के एकीकरण तक आलिंगन की यह भाषा जीवन का संपूर्ण व्याकरण समझा जाती। आलिंगन आत्मा का तत्व है, अहोभाव है, सत्य का सत्व है। अहम जब छूट जाता है, अहम जब छूट जाता है, मम जब होता व्यक्तित्व से विलग, सदैव देने का भाव घनीभूत हो मन में, और जब शब्द सारहीन प्रतीत हो, आलिंगन देता अनुभूति प्रेम की, प्रभु की। जिसने आलिंगन के अर्थ को नहीं जाना, प्रेम का उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रेम का उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। वाह, लाजवाब। धन्यवाद ऋषिकेश जी। उसके बाद छठी इस श्रृंखला की कविता है किस डे, चुंबन दिवस पर, कि तुम्हें पलकों पर पसंद था चुंबन, तुम्हें पलकों पर पसंद था चुंबन, मुझे माथे को चूमना सुहाता था। मैं मानता था कि माथे का चुंबन प्रेम की विराटता का प्रतीक है। तुम समझते थे पलकों का चुंबन स्नेह की शाश्वतता का सबूत। अधरों का चुंबन प्रेम का समापन होता।
अधरों का चुंबन प्रेम का समापन होता, इसलिए न मैंने चाह न तुमने सोचा कभी उसको, कितना एक मत थे हम कि प्रेम शाश्वत रहे और विराट भी। उदात्तता प्रेम की पहली शर्त है। उदात्तता प्रेम की पहली शर्त है। और इस श्रृंखला की अंतिम कविता वैलेंटाइन डे पर कि हर दिवस प्रेम का दिवस हो, मेरी ये कामना है कि हर दिवस प्रेम का दिवस हो, वैलेंटाइन डे पर यही कामना है। आखिर प्रेम सृजन का मूल तत्व है, सौंदर्य है इस सृष्टि का। प्रेम बचा रहे प्रतीक्षा में, एकांत में, स्मृति और मिलन में, मुझ में, तुझ में, देह में और मन में, कि प्रेम ईश्वरीय अनुभूति ही तो है, कि प्रेम ईश्वरीय अनुभूति ही तो है। बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपने इन हालांकि ये इस पुस्तक के अंदर ये कविताएं आ चुकी थी, पर आप अपने इस माध्यम से भी लोगों के बीच में ये कविताएं ले जा रहे हैं। कई युवा इनको सुनेंगे, कई और भी लोग सुनेंगे। ऐसा इसमें कोई वो उदात्त प्रकार की मुझे लगता है कविताएं हैं। चीज़ों को किस तरीके से लिया जा सकता है और प्रेम का जो स्वरूप आजकल हम विकृत होता हुआ देखते हैं, उसको कैसे एक सौंदर्य बोध के रूप में जीवन को उदात्त बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए कैसे प्रेम का उपयोग किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फरवरी हमें यही सिखाता है, फागुन हमें यही सिखाता है, ये कविताएं हमें यही सिखाती है। ये आपके माध्यम से सभी मित्रों तक, दर्शकों तक पहुंचेगी, ये मेरा सौभाग्य है। आज के भागदौड़ की जिंदगी में, जिसको फास्ट कहते हैं, या आधुनिक जिंदगी में जी जी जी, जो प्रेम गीत की क्या अहमियत है, इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया है और इसके लिए हमारे दर्शक जरूर इससे लाभान्वित होंगे। जो आपकी जो रचना है, किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा, इसमें जो तड़प है सर, जी जी, क्या ये तड़प राजस्थान की मिट्टी से उपजी है या क्या, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ऋषिकेश जी कि राजस्थान का हमारा रेगिस्तान है, जहाँ पेड़ के प्रति स्वाभाविक सा लगाव होता है, क्योंकि पेड़ों की यहाँ पर वैसे भी बहुत कमी है। तो मैं हर समय, जैसे मेरे गवाड़ी मतलब हमारे घर का, गांव का, घर का जो प्रांगण है, उसमें जो नीम होता है, पेड़ होता है, उसको सदैव बचपन से हम लोग देखते आए हैं। हमने हमारे खेतों में फसलें देखी है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार मसूरी गया, कोई ऑफिशियल टूर पे गया था, कोई ट्रेनिंग थी, तो वहाँ मैं सुबह वॉक करते करते एक देवदार का मुझे वृक्ष मिला। तो मैंने कहा, उस देवदार से मैंने बात की और मैंने कहा, तुम यहाँ पर खड़े खड़े इतने गर्वोन्मत्त हो रहे हो, इतने आह्लाद से परिपूर्ण हो, तुझे पता है मेरे ढाणी पे एक खेजड़ी खड़ी है, उसकी मन स्थिति क्या है, कभी उससे मिलना चाहोगी तुम? मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो दोस्तों ने कहा कि मसूरी घूमने गए हो पेड़ों से बात करने। तो पेड़ों से एक स्वाभाविक सा लगाव है, बिल्कुल वो राजस्थान की मिट्टी से आप उपज कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति से और पेड़ों से लगाव एक भाव की स्वाभाविक उपज भी हो सकता है, जो कि मैं मानता हूं कि मेरे बारे में लोग, जोधपुर और आसपास के लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रकृति के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ। पेड़ से मेरा बहुत लगाव है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूं कि जब मेरी पोस्टिंग थी यहाँ जोधपुर विकास प्राधिकरण में, तब मैंने एक अभियान सा चला रखा था। मेरे पास बैंकर्स आते थे, अपने वो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड मेरे सामने रखते थे। तो मैं सोच रहा था कि इन कार्डों का क्या औचित्य है। ये 50-100 इकट्ठे होते हैं, फिर कहीं डस्टबिन में चले जाते हैं। और वो कार्ड बनते कैसे हैं? कागज बनता तो पेड़ से है ना, पेड़ की कोई डाली कटी होगी तभी तो एक कार्ड बना होगा। तो मैंने विजिटिंग कार्ड फ्री ऑफिस, ये एक अभियान चलाया। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, वो आर्टिकल मेरा एक समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ। मैं कहता था कि ये विजिटिंग कार्ड आप अपने पास रखिए और संभव हो तो आगे से विजिटिंग कार्ड मत छपवाना। आजकल सब डिजिटल चीजें हैं, तो जरूरत ही क्या है। तो पेड़ के प्रति जब आपका समर्पण होगा तो आप उस हद तक जाएंगे कि पेड़ के किसी अंश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक और बात की, मैं जब विकास प्राधिकरण में सर्विस कर रहा था तो राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो मैंने एक कविता लिखी थी, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि बड़े उसमें पैम्पलेट पर, बैनर पर छप करके मंडोर उद्यान में, अशोक उद्यान में यहाँ लगी थी। और समस्त जो इलेक्ट्रिक जो चलते हैं अपने चौराहों पर, उस पर भी वो कविता चली थी निरंतर 3-4 महीने तक। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ के प्रति समर्पण जो है मेरा, वो बहुत पहले से है।
और मैंने पर्यावरण के बारे में बहुत लिखा है। मेरा लेखन जो है वो ज़्यादातर पेड़ के बारे में है। कण कण विचरण ललित निबंध संग्रह देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रकृति का चित्रण किया हुआ है मैंने। ऋतुओं का चित्रण है, उसके साथ साथ प्रकृति का चित्रण है। हाँ, एक छोटी सी कहानी और उद्धृत करूँगा, उसके बाद किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊँगा, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी है कि मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और प्रातः भ्रमण पे जाता हूँ। हमारे घर के पास पड़ोस में एक पड़ोसी है, उनके घर के बाहर कनेर का पेड़ लगा था। अच्छे लाल फूल उस पर खिलते थे। मुझे किसी ने बताया था कि सूर्य भगवान को जब जल अर्पण करो तो उसमें लाल पुष्प रख करके अर्पण करो। मैं रोज़ उस कनेर के पास जाता था, उस कनेर का एक पुष्प तोड़ता था, घर आता था, नहा धो करके सूर्य भगवान को जब जल अर्पण करता था तो उस पुष्प के साथ अर्पित करता था। अच्छा, काफ़ी दिन तक ये घटना चली। उसके बाद मैं एक दिन जाता हूँ प्रातः भ्रमण में, कनेर के पास खड़ा रहता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। ज्यों ही मैं अपना हाथ फूल की तरफ बढ़ाता हूँ तो मेरे हृदय में खट से कोई आवाज़ होती है। अभी मैंने फूल को तोड़ा नहीं, वहाँ जो खट की आवाज़ होती उससे पहले मेरे हृदय में खट की आवाज़ हुई। मेरे मस्तिष्क में एक कौंध उत्पन्न हुई और मैंने अपना हाथ वहाँ से हटा दिया। मैंने फूल को नहीं तोड़ा। उस दिन के बाद मैंने फूल को तोड़ना बंद कर दिया। संकल्प ले लिया कि भगवान, सूर्य भगवान तो पता नहीं प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। एक आध्यात्मिक विचार है कि आप लाल पुष्प अर्पित करोगे तो सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन अभी तो मैं इस कनेर, नाजुक कनेर के डाली से पुष्प को अलग करके, उसकी देह के एक अंश को अलग करके उसकी अप्रसन्नता का हेतु बन रहा हूँ मैं, उसके पीड़ा का कारक बन रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद मैंने वो फूल तोड़ना बंद कर दिया। आज जब मैं प्रातः भ्रमण को जाता हूँ तो पड़ोसी के घर के बाहर उस कनेर के पेड़ को फूलों से लकदक देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। आप प्रेम से उपजे हुई प्रसन्नता को अनुभूत जब करने लगोगे ना तो सारी विकृतियां अपने आप तिरोहित होती जाएगी। तो जहां भी अपन को प्रेम का मतलब है करुणा, प्रेम का मतलब है स्नेह, प्रेम का मतलब है वात्सल्य, कई प्रकार के भाव इसमें समाहित है। तो सृष्टि के कण कण के प्रति और विशेष तौर पे मेरा पेड़ों के प्रति बहुत ही स्नेह और एक भ्रातृत्व भाव रहा है। और मैं तो आलिंगन तक करता हूँ। जब अशोक उद्यान में शनि रविवार को घूमने जाता हूँ तो पंचवटी का हमारा एक नीम है, उसके गले मिलता हूँ। और कई दिन तक जब नहीं जा पाता हूँ तो वो पेड़ भी, वो नीम भी मेरी प्रतीक्षा करता हुआ मिलता है। मैं भी चाहता हूँ कि कितना जल्दी उसके पास उत्कंठित होकर के जाऊँ, उसके गले मिलूँ। तो ये सब भाव थे जिसके कारण से मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि ये सब भाव कविता के रूप में उतरते थे। 5, 7, 10 कविताएं लगातार लिखी। एक अग्रज कवि ने कहा भी कि इस तरीके से तो एक रास्ता आ जाएगी, आप दूसरा भी कुछ लिखो। तो मैंने फिर इसको 101 कविताएं पेड़ पर लिख करके एक अपनी मजबूती के रूप में प्रस्तुत किया कि पेड़ पर इस प्रकार का भी एक सृजन हो सकता है। और इस संग्रह में किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा। 101 पेड़ पर रचनाएं हैं, विभिन्न आयामों पर पेड़ क्या देता है, अपन पेड़ को क्या दे सकते हैं, पेड़ के क्या अवदान है। पेड़ से प्रारंभ की है कविता, पेड़ पे समाप्त की है कविता। अंतिम कविता में पेड़ से क्षमा याचना करता हूँ। किस लिए? क्योंकि ये किताब छपी तो इसमें भी तो पेड़ का अवदान रहा होगा ना, एक पेड़ कटा होगा, लेकिन मैंने उस अंतिम कविता में पेड़ से क्षमा मांगी है और यह कहकर के क्षमा मांगी है कि हे पेड़, मुझे माफ़ करना, ये मैं मुझे किताब छपवानी पड़ रही है, तेरी जो कविताएं हैं वो तेरे डाल या पेड़ कट करके फिर उसी पर लिखी जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये कविताएं पढ़ करके लोग उमंगित होंगे, उत्कंठित होंगे और पेड़ बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए संकल्पित होंगे। इस किताब को बनने के लिए जितना पेड़ का अंश लगा होगा उससे अधिक असंख्य पेड़ लोग लगाएंगे इस कविता संग्रह को पढ़ करके। ये भाव मेरे रहे हैं जो किसी दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा संग्रह में संग्रहित किए हैं। अब चाहे तो एक आदि कविता मैं इसमें से सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, मधुमालती। मैं ऋषिकेश जी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा हर सृजन है किसी न किसी घटना से निकलता है, बिल्कुल कल्पना पे नहीं होता, उसका आधार एक वास्तविक चीज़ होती है। अब ये मेरी मधुमालती कविता है। विश्वविद्यालय में मेरी पदस्थापन था मेरा, तो वहाँ हमारा एक शाखा है सिकरेसी, उसके दीवार के पास
मधुमालती की लता उगी थी। तो मैं वहाँ पे ठहर गया। मैंने कहा इस पत्थर के पास मधुमालती का क्या काम। तो मैं मधुमालती से क्या पूछ रहा हूँ, क्या मेरा संवाद है, क्या मेरा भाव है, वो मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करता हूँ। मैंने लिखा, ओ मधुमालती तुम कैसी जगह उग आई हो ओ मधुमालती, तुम कैसी जगह उग आई हो ओ मधुमालती। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें देख तितलियां ललचाएं, ठहर जाएं पपीहे की आंखें, उतर आए कविता कवि के मन में, प्रेम की धुन धड़कन में समा जाए। तुम बाग में क्यों नहीं उगी ओ मधुमालती, तुम बाग में क्यों नहीं उगी ओ मधुमालती, जहाँ कचनार करता तुमसे गल बहिया, कनेर अपने फूल तुम्हारे चरणों में अर्पित करती, चंपा चमेली अपनी महक में और मादकता भरते, बेला गुलाब जूही तुझे निरख निरख इतराते, उनके तो भाग खुल जाते, तुम्हारे कोश भी रस राग में घुल जाते। बाग छोड़े भाग छोड़े चहुँ देश मधु प्राग छोड़े, भौरों का नेह छोड़ा तितलियों का मोह छोड़ा, माली की संभाल छोड़ी प्रीत की पाल छोड़ी, लताओं का कुंज छोड़ा वृक्षों की छांव छोड़ी, पाखी का कलरव छोड़ा प्रेमियों की बाट छोड़ी, और उग आई तुम यहाँ पली बड़ी इस दीवार के पास। प्रस्तर खंड को प्रसन्नता देने का क्या यह तुम्हारा सुकोमल प्रयास है ओ मधुमालती। कठोरता और एकांत के पक्ष में सुंदरता खड़ी होती कभी, पत्थर को भी प्रेम की दरकार होती, एकांत को भी सुवास की सांस चाहिए। तुम्हारा प्रेम पक्ष कितना उत्कृष्ट कि झेल रही हो तुम निर्वासन का दंश, हंसते हुए मैं तुम्हारे निस्वार्थ त्याग को आज कविता में दर्ज करता हूँ ओ मधुमालती। आपकी जो कविताएं और आपकी जो बातें हो रही है सर, उसमें बार बार मतलब गांव और ढाणियों का चर्चा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शक उससे संबंधित आपकी कविताएं थोड़ा उसका भी रसास्वादन करें। गांव पर मेरी खूब सारी कविताएं लिखी हुई है, गांव पर, गवाड़ पर, घर की चार दीवारी पर, आंगन पर, आंगन में उगे हुए पीपल पर। अच्छा, मैं अब भी जब गांव में जाता हूं तो दोस्तों के खेत पर चला जाता हूं, उनके खेत की फसल को निहारता हूँ, फसल के बीच में खड़े होकर के अपने चित्र लेता हूँ, उस फसल को देख देख के अपने आप को आह्लाद से भरता हूँ। वहाँ पानी के जाने का जो पाटा होता है माटी का, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। अच्छा, मेरा एक अस्तित्व का व्याकरण जो पुस्तक आई, उसका जो चित्र है, आवरण, मेरा जो चित्र है लेखक का, ये मित्र के खेत पे लिया हुआ चित्र है। मैं नीचे बैठा हूँ पाटे पर और मैंने सेल्फी ली है। मैंने कहा इस किताब के लिए मैं कौन सा चित्र रखूं, तो मुझे लगा कि ये चित्र अपने आप में एक कविता है। इसलिए क्योंकि ये दोस्त का खेत है, इसलिए क्योंकि मैं गांव की मिट्टी पर बैठा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके पीछे कुंज, लताएं, पेड़ और वो फूल दिख रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि इसके पीछे आपको नीला आसमान दिख रहा है, खुला आसमान दिख रहा है, इसलिए कि यहाँ पर मेरे गांव की धूप खिल रही है। ये सब सोच करके मैंने इस चित्र को आवरण पर रखा था, ताकि ये अपने आप में एक मुकम्मल कविता हो, और मैं ये रख करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूँ। गांव पर एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। यूँ कई सारी कविताएं हैं, पर एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपको सुनाता हूँ कि तुम जो पेड़ पत्ती फूल लिखते हो गांव में है, तुम जो पेड़ पत्ती फूल लिखते हो गांव में है, तुम जो माथे की धूल लिखते हो गांव में है, तुम जो लिखते हो तीज त्योहार गांव में है, संबंधों का स्नेह संसार गांव में है, गौरैया भी पुराने घर की देरी में गांव में है, और दोस्त भी चौटे वाली शेरी में गांव में है। शेरी मतलब गली। गौरैया भी पुराने घर की देरी में गांव में है, दोस्त भी चौटे वाली शेरी में गांव में है, लूर में लाम झूम गोरी गांव में है, गेरियों की मस्ती खोरी गांव में है, चूल्हा जो रह गया बिन जला गांव में है, हड्डियां जो मजदूर रहा गला गांव में है, शांति के सारे जंतर गांव में है, क्रांति के बीज मंत्र भी गांव में है, तुम्हारे आखरों से उठती आग गांव में है, खेत खलियान बाग तड़ाग गांव में है, एक दूजे संग हिलमिल लोग गांव में है, बचा जो कुछ आदर जोग गांव में है, झोंपड़ी की चूती छत गांव में है, अभावों में पलता सत गांव में है,
तेरे शब्दों का छपरा भी गांव में है, कविता का ककहरा भी गांव में है। मोड़ दो अपने पाँव कवि, मोड़ दो अपने पाँव कवि, लौट चलो फिर गांव कवि, उस पीपल की छांव कवि, क्योंकि छूट गया जो गांव कवि, कैसे लिख सकोगे कविता, छूट गया जो गांव कवि। कैसे? सर आपकी कोई और ऐसी रचनाएं जो अभी के वातावरण, प्रकृति, मौसम और इसके अनुकूल हो, तो हम चाहेंगे सर हमारे दर्शक वो भी सुनकर लाभान्वित हुए। मैं एक बहुत ही उदात्त किस्म की कविता आपके सामने रखता हूँ। अनुभूति मेरे संग्रह से है और इसमें मैंने कृष्ण और राधा को लेकर के ये कुछ छोटी सी रचना लिखी थी कि मैं कृष्ण तू बन जा राधा, मैं कृष्ण तू बन जा राधा, क्यों रहे हम आधा आधा, मिल जाए दो हृदय पावन, प्रीत की छलके मर्यादा, रीत नेह की समझे सब, सृष्टि में छा जाए श्रद्धा, विश्वास हमारे हो पूर्ण, जब प्रेम सरी पसरे निर्बाधा, बस फिर और क्या चाह है, बस फिर और क्या चाह है, जब एक मनमीत को साधा, जब एक मनमीत को साधा। इसी तरीके से एक और कविता, दीपक में ज्यों जगती बाती, दीपक में ज्यों जगती बाती, मुझ में तू बन ज्योत समाती, हरियल करती बंजर मन को, तेरी बातें बादल बरसाती, सुगंध सुमन में बन महकी, भौरों के जी को ललचाती, ये जीवन की बगिया हरदम, तेरे ही दम पर हरसाती, कोरे जीवन पर लिख डाली, कोरे जीवन पर लिख डाली, सुंदर शब्दों से प्रेम की बाती, सुंदर शब्दों से प्रेम की बाती। प्रेम का जो भाव है ना ऋषिकेश जी, वो हर व्यक्ति को प्रभु ने दिया है। अब ये है कि अपन उसको कितना परिमार्जित कर पाते हैं, अपन उसको कितना व्यवहार में ले आते हैं, अपन कितना उसको अपने रचनाओं में डाल देते हैं। प्रेम व्यक्ति का स्वभाव है, प्रेम प्राणी का स्वभाव है, बस आज के प्रगति की परिभाषाएं हैं, आडंबर है, उसने उसको आवृत कर रखा है, उसको आच्छादित कर रखा है। प्रेम को, उस आवरण को अपन थोड़ा सा हटा दें तो प्रेम अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में, उदात्त रूप में प्रकट होगा, और वही तो सृष्टि को बचाने का एक सौंदर्य होगा, और वही कल्पना हम सब साहित्यकारों के मन में है। आज जब आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपके मन में, आप ठीक है कि आप चाहते हैं कि आपकी बात को, आपके माध्यम से लोग सुने हमारी बात को, लेकिन ये भी तो है कि साहित्य के माध्यम से इस सृष्टि के सौंदर्य की कल्पना को हम कैसे विस्तारित कर सकते हैं, उसको व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। और मेरी ये सबसे बड़ी चिंता रही है। मैंने एक दो बार यहाँ पर मंचों से भी कहा है कि हम जो लिख रहे हैं क्या उसको जी रहे हैं, या जो जी रहे हैं क्या उसी को लिख रहे हैं। ये अंतर किसी साहित्यकार के व्यवहार में और लेखन में होना नहीं चाहिए। अगर मेरे ऑफिस में जब मेरे पास पेंशन विभाग का चार्ज था, 300 किलोमीटर दूर से एक महिला आती है बुजुर्ग, उसके पेंशन का कोई काम है और वो काम उसी दिन हो सकता है मेरे प्रयासों से, और मैं उसको बिना काम किए वापस भेज देता हूं, तो वहां बैठे हुए प्रभु को, जो कि वास्तव में है या नहीं अपन नहीं मानते, लेकिन कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी उस प्रयास पर या तो पुलकित होगी या होगी। अगर मैं उसके मुख पर मुस्कान ले आता हूं, मेरे पास आए हुए व्यक्ति के मुख पर मुस्कान आ जाती है, तो वो सबसे बड़ी कविता है। ये व्यवहार की कविता है जो हमें कदम कदम पर लिखनी पड़ेगी। हम सरकारी दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, हम पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, हम सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, हर जगह हमारे व्यवहार में वो प्रेम प्रकट होना चाहिए जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की, हमारे पूर्वज साहित्यकारों ने की, हम कर रहे हैं। लेकिन कोरे कागजों पे अक्षर काले लिखने से तो प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा। प्रेम के लिए आपको वास्तव में वैसा अपने अंदर भाव भरना होगा, और आप किंचित अपना योगदान इस सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाने में दे पाएंगे, मैं दे पाऊंगा, तो निश्चित तौर पे प्रभु ने, उसको ऐसा लगेगा कि मैंने इस इंसान को धरती पर भेज करके कोई गलती नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जब आप सर दौर की बात कर रहे हैं जी, वो दौर अलग था। अभी का दौर जहां इतने व्यस्तम स्थिति में, आंकड़ों में, फाइलों में आप उलझे रहते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, तनाव का एक अलग लेवल रहता है, और उसके साथ ही एक भाव यात्रा, इसको भी बरकरार रखे हैं। जी, जी, जी। ये तालमेल कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति जितना व्यस्त होगा, जितना तनाव में होगा,
वो उतना ही संकल्पित होगा, भावों से उतना ही परिपूर्ण होगा। और तनाव प्रबंधन, जो कि आजकल मैनेजमेंट के उसमें बताते हैं कि तनाव प्रबंधन के लिए आपके पास एक अच्छी अभिरुचि होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, पढ़ना और लिखना, क्या इस संसार में इससे सुंदर, इससे सरस कोई अभिरुचि हो सकती है? ये सबसे सरस अभिरुचि है, इसको भगवान ने मुझे प्रसाद के तौर पे प्रदान किया है। तो ये मेरे लिए तनाव प्रबंधन का एक कारक है। और मैं आपको बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा व्यस्त, सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में जिस समय रहा, उस समय मेरे सबसे शानदार सृजन हुए हैं, सबसे अच्छी कविताएं लिखी हुई है, सबसे अच्छी आर्टिकल लिखे गए हैं उस दौर में जब मैं सबसे अधिक तनाव में रहा हूँ। जब आंकड़ों के बोझ से दिन भर कई प्रकार के लोगों से मिलने के बाद, कई प्रकार की फाइलों पे अपनी बातें लिखने के बाद, अपने निर्णय, अपनी राय आदि लिखने के बाद, जब मुझे लगता है कि अपना मन और मस्तिष्क है वो उलझनों से ओतप्रोत हो गया है, उस समय लगता है कि मैं किसी पेड़ के पास जाकर के बैठूं, मैं किसी अवकाश की दोपहरी में, शनिवार या रविवार की दोपहरी में, किसी छतनार की छांव में अपनी कुर्सी पर एक चाय की प्याली के साथ एक कविता पढ़ लूँ अच्छी सी, एक कोई अच्छा सा लेख पढ़ लूँ, या 4 पंक्तियाँ अपने मन से जो उद्भूत हो रही है वो लिख लूँ, तो सप्ताह भर का तनाव एक तरफ हो जाता है। और यही अगर मैं व्यवहारिक तौर पर कहूँ कि लोग कहते हैं आप हमेशा मुस्कान रखते हैं अपने मुख पे, मैंने कहा इससे बड़ा धन अपने पास है क्या? मुस्कान और प्रेम, ये यदि किसी व्यक्ति के पास है तो वो सर्व स्वीकार्य है, वो हर जगह स्वीकारा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सृष्टि के सौंदर्य के लिए भी वांछनीय है। तो बिल्कुल इन आंकड़ों के साथ, अब आंकड़े, मैं वित्त सेवा में हूँ, ये एक संजोग है। मैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करता हूँ, उसमें 10-15 प्रकार की सेवाएं एक साथ होती है। जहाँ मेरिट स्टैंड करती है आपको वहाँ, मैं 2 नंबर कम होते तो सॉरी किसी और सर्विस में होता, 2 नंबर ज़्यादा होते तो मूल प्रशासनिक सेवा में होता। तो ये संजोग की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी स्थिति में है, पेशेवर तौर पर काम आपका जो भी है, भले ही वो किसान है, भले ही वो व्यापारी है, भले ही वो कोई लेखा का या वित्त का अधिकारी है, भले ही वो प्रशासन का आदमी है, या भले ही वो पुलिस का अधिकारी है, लेकिन वो भावों से ओतप्रोत है, पढ़ना और लिखना उसकी अभिरुचि है, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, वो समाज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उपादेय होगा। अब ये कितना होगा ये तो उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है। वो इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए ज़्यादा उपादेय होगा, और इसके लिए भी एक संतुष्टि का कारक होगा कि मैं समाज को कुछ दे पा रहा हूँ, सृष्टि को कुछ दे पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को कुछ दे पा रहा हूँ। मैं बार बार सृष्टि की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने अपन सृष्टि के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हम अपने आप के लिए बड़े काम करते हैं। मैं अपने आप को कैसे संतुष्ट महसूस करूं, अपने आप को संतोष में कैसे महसूस करूं, मैं इसके लिए कविताएं लिखता हूं, मैं इसके लिए कविताएं पढ़ता हूं, मैं इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें मंगवा करके पढ़ता हूं। तो इसका कारण यही है कि मैं अपने आप को उस स्थिति में ढालना चाहता हूं कि मैं इस सृष्टि में किसी के लिए अवरोध नहीं बन सकूं, किसी के काम के बीच में अवरोध नहीं बनूं, और सब के साथ सामंजस्य बिठा के रख सकूं, अपने प्रेम को विस्फारित कर सकूं, अपने अंदर जो भाव है वो सबको दे सकूं। थोड़ा सा भी अगर मैं दे पाने में समर्थ रहता हूं तो ये मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ होगी। सर, मैंने आपको विभिन्न मंचों पे सुना है और अच्छे तरह से सुना है जी जी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आज मुझे स्वयं लग रहा है कि मैं किसी वट वृक्ष के सामने खड़ा हूं। क्या बात है, ये तो ये आपकी सदाशयता है। वट वृक्ष बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। मैं तो उसकी गोद में पलता हुआ एक छोटा सा पादप हूँ, पौधा हूँ, और वट वृक्ष तो कई दुनिया में है, और आप ऐसा मानते हैं, ये आपकी सदाशयता है। एक सदाशय व्यक्ति ही ऐसी बात दूसरे व्यक्ति के लिए कह पाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। यस सर, और साथ ही आपने सर कविवाणी के लिए समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप तो एक सागर हैं जिसको एक गागर में एक एपिसोड में मैं समा नहीं पा रहा हूं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा जो एक एपिसोड इस पे एक और बनाया जाएगा, इसमें आपका योगदान चाहिए। जरूर ऋषिकेश जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। आपने जब से कहा था तब से मैं बड़ा यूँ उत्कंठित था, उत्सुक था,
और तीव्र इच्छा थी कि मैं ऋषिकेश जी के पास जाकर के अपनी बातें इस माध्यम से बता पाऊँ। मैंने पहले के आपके जो कार्यक्रम हैं वो देखे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम बन पड़े हैं और निश्चित तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बातें बता करके, क्योंकि कई सारे मंच होते हैं वहाँ खुल करके बातें नहीं बताई जा सकती। आपने मुझे वो अवसर प्रदान किया कि मैं गाँव को आपके सामने अभिव्यक्त कर सकूँ, मैं प्रेम को, वैलेंटाइन को, प्रकृति को, सबको और अपने आप को, उन सब के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर सकूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे अवसर दिया और भी कभी बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं उपस्थित रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।